हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, मानव में जनन, एंड उसमें हमने आपको पता है बहुत सारे टॉपिक जो है क्लियर कर दिए हैं। अब हमारे कुछ 2-3 टॉपिक ही बचे हुए हैं, लास्ट जो टॉपिक है, तो 2-3 क्लासों के अंदर हमारा ये लेसन भी जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप खुद बता देना कि आपको कौन सा लेसन पढ़ना है। एक्चुअली मैं तो यही चाह रही हूँ कि हम जो है बिल्कुल नंबर वाइज पढ़ते जाए। जैसे अभी तीसरा है तो इसके बाद मैं चौथा लेसन स्टार्ट करूँ, फिर पांचवा, इस तरह से पढ़ते जाए ताकि आपको समस्या ना रहे, या जो प्लेलिस्ट है उसमें ढूंढने में भी समस्या ना रहे, उसमें आपको बिल्कुल नंबर वाइज आपको टॉपिक मिल जाए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें तो और कोई टॉपिक ऐसा लगता है या ऐसा कोई लेसन है जो हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है, देखो मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, बायोलॉजी के अंदर मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर हम समझे तो। ठीक है, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से ध्यान से अगर हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। बस घर पे आपको एक बार थोड़ा पढ़ना है, एक बार क्लास में पढ़िए, एक बार घर पे वापस रिवाइज कीजिए तो याद हो जाएगा आराम से, है ना। फिर भी आपकी इच्छा, आपको कौन सा लेसन पढ़ना है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे मैंने पहले भी बोला था आपको और मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि फालतू के कमेंट नहीं करने हैं। क्यों? मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तो पढ़ा रही हूँ जो पढ़ा ही रही हूँ, लेकिन यहाँ पर और भी बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी पढ़ाई आप ख़राब कर रहे हो, है ना। पिछली बार के भी कमेंट मैंने देखे थे, वो क्या कर रहे हो, कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, ये फालतू के कमेंट मुझे नहीं चाहिए मेरी क्लास के अंदर। ठीक है, वरना मैं आपको सर से बोलकर फिर ब्लॉक करवाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो आप भी पढ़ाई करो, और नहीं कर सकते तो आप देखो ही मत। ठीक है, क्लास को देखो ही मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो बच्चे पढ़ रहे हैं ध्यान से, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाए। ठीक है ना, क्योंकि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, वो परेशान होते हैं और उनका फिर पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता है कि वो समझेंगे या आपकी फालतू की चैटिंग को पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसा काम ना करें कृपया करके। बाकी आप पढ़ो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप क्वेश्चन पूछो। ठीक है, जो समझ में नहीं आ रहा है उसके सवाल पूछो, आपकी ये समझ में नहीं आई ये चीज़ तो मैं अगले ही क्लास के अंदर बता दूंगी। अब एक बच्चे का या बच्ची का जो भी है, उनका कमेंट आया था कि मुझे जो है वो जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ा था उसमें कोई समस्या बताई थी उन्होंने कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। तो कोई बात नहीं, हम वापस पढ़ लेंगे, हम एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप भी उसी क्लास को वापस एक बार देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड फिर भी नहीं आए तो मैं यहाँ पर वापस एक बार क्लियर करवा दूंगी। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, निषेचन एवं अंतरोपण। निषेचन तो मैंने एक क्लास में पहले ही बता दिया था कि निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जिसे अपन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन का मतलब क्या होता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में संयोजित होते हैं, आपस में मिलते हैं, हालांकि उनके केंद्रक मिलते हैं। ये तो आपको भी पता है कि शुक्राणु जो होता है उसका केंद्रक जाता है किसमें, अंडाणु के अंदर, और फिर उन दोनों के केंद्रक जो है वो आपस में मिलते हैं। इसी क्रिया को निषेचन कहा जाता है, और निषेचन से जो है युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ा था कि युग्मनज जो है वो केवल एक कोशिका है। युग्मनज क्या है, केवल एक कोशिका है। तो एक कोशिका तो हमारे शरीर, पूरा हमारा जो शरीर है वो एक कोशिका का तो नहीं बना हुआ है, हमारे शरीर में तो अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो फिर क्या होगा कि उसी युग्मनज से, यानी वही युग्मनज जो है विभाजन करेगा और विभाजित होकर बहुत सारी कोशिकाओं का धीरे धीरे निर्माण करने लगेगा, है ना। 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से करता जाएगा समसूत्री विभाजन, और विभाजन करते करते वो बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करेगा। फिर हमने ये भी देखा था कि जैसे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, जैसे ये जो है शुक्राणु था, ये अंडाणु था, दोनों आपस में मिले, निषेचन की प्रक्रिया हुई, निषेचन से जो युग्मनज बना था, ठीक है, ये युग्मनज बना था। युग्मनज केवल एक कोशिका थी, तो इससे बहुत सारी कोशिकाएं बनानी हैं, तो इसमें होता है कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। लेकिन समसूत्री विभाजन जो है वो थोड़ा स्पेशल टाइप का होता है, जिसमें होता क्या है, अच्छा ये चीज़ तो आपको ध्यान है ना कि युग्मनज के चारों ओर ज़ोना पेल्यूसिडा थी, आगे से आगे ज़ोना पेल्यूसिडा रहेगी जब तक कि उसका अंतरोपण नहीं हो जाता गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन वो स्पेशल टाइप का समसूत्री विभाजन होता है, जिसके अंदर होता क्या है कि कोशिका का आकार जो है वो घट जाता है। अब इस युग्मनज में आपको पता है कितने गुणसूत्र थे, 46 गुणसूत्र थे। ठीक है, तो इससे 2 कोशिकाएं बनेगी। अब इससे 2 कोशिकाएं जब बनेगी तो यहाँ पर कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या तो वही रहेगी, क्या होगा,
गुणसूत्रों की संख्या तो वही रहेगी, यानी प्रत्येक कोशिका के अंदर कितनी गुणसूत्र हो जाएंगे, 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, इनका आकार जो होगा, यानी कोशिका का आकार जो होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने वहाँ पे बड़ा बनाया है, मैंने यहाँ पे बड़ा बनाया है दिखाने के लिए, बट आपको पता है कि ये जो युग्मनज होता है, युग्मनज की जो ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर विभाजन होगा, तो विभाजन होने से 2 कोशिकाएं बनेगी। ये बाहर वाली तो कौन है, ये तो जोना पेल्यूसिडा है, ये कोई कोशिका थोड़ी है, ये तो जोना पेल्यूसिडा है। बट जो अंदर वाली दोनों कोशिकाएं बनी हैं, इनका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या दोनों में कितनी रहेगी, 46 रहेगी। गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी, 46, क्योंकि अब समसूत्री विभाजन हो रहा है, और समसूत्री विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो है वो समान बनी रहती है, आधी नहीं होती, आधी तो किस में होगी, अर्धसूत्री विभाजन में होगी। ठीक है ना। अब देखो फिर उसके बाद में और विभाजन होता है, और इसकी कोशिकाएं जो है विभाजन करती जाती है, इस तरह से और विभाजन होता जाता है, ये विभाजन होता जाता है। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं बनने लग जाती है, ये इस तरह से, है ना। और मैंने बताया था कि इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स या मियर, ब्लास्टोमियर कहा जाता है। और क्योंकि अब इनके कोशिकाओं की संख्या बढ़ गई है, तो अब हम इसे क्या कहेंगे, भ्रूण कहेंगे या एम्ब्रियो कहेंगे। ठीक है, एम्ब्रियो कहेंगे। अच्छा मैं ये रिवाइज इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि 1-2 दिन से हमारी क्लासें आ नहीं पाई हैं। हालांकि मैं बोलती हूँ कि मैं कंटिन्यू लूँगी और मैं कोशिश भी करती हूँ, पर मैं क्या करूँ, कभी तो ऐसा होता है कि टाइम सेट नहीं हो पाता है, टाइम नहीं मिल पाता है क्लासों से, कभी कोई और प्रॉब्लम, कभी कुछ और, है ना। तो इस वजह से 1-2 दिन का गैप हो जाता है हमारे, लेकिन फिर भी मैं वापस इसीलिए रिवाइज करवाती हूँ ताकि आपका जो पुराना जो पढ़ा हुआ है एक बार वापस याद आ जाए, क्योंकि हमें कंटिन्यू इसी के आगे से करना है। तो पहले वाली चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना कि क्या क्या बना था, वरना आगे पढ़ेंगे कैसे हम। ठीक है, इसको भ्रूण कहा था, एम्ब्रियो कहा था। फिर उसके बाद में हमने ये देखा था कि जो कोशिका होती है, जब उस कोशिका के अंदर 8 से 16 कोशिकीय अवस्था आती है, यानी कि जो नई संरचना बन रही है उसमें कितनी, 8 से 16। अच्छा ये मैंने 8 से 16 बनाई नहीं है, जितनी भी है अभी हम गिनेंगे नहीं। 8 से 16 कोशिकीय अवस्था जब आती है तो इसको एक नया नाम दिया जाता है। इसे हमने क्या कहा था, मोरूला। क्या कहा था, इसको हमने कहा था मोरूला, या फिर आप इसे हिंदी में लिख सकते हो तूतक। बट एक्चुअली हिंदी के इतने जो नाम हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ जाएंगे, तो आप अच्छा होगा कि आप इनको थोड़ा इंग्लिश में ही याद कर लिया जाए, है ना। आप इंग्लिश में याद कर लो इसको। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जो अवस्था आती है उसमें होता क्या है कि ये कोशिकाएं जो है वो साइड साइड हो जाती है ना। ये इस प्रकार से बीच वाली कोशिकाएं इस तरह से साइड साइड में हो जाती है। ये हम संरचना पहले पढ़ चुके हैं। जोना पेल्यूसिडा तो अभी भी रहेगी, क्यों, जोना पेल्यूसिडा तो रहेगी। और यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर बीच में जो है गुंडी के आकार की कोशिकाएं, गुंडी जैसी संरचना बना देती है कोशिकाएं, यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है यहाँ पर, है ना। एंड जोना पेल्यूसिडा तो फिर भी बाहर है, ये रही बाहर। ठीक है, अब देखो इनका नाम हमने क्या क्या दिया था, इन कोशिकाओं को जो साइड साइड में है इनको हमने ट्रोफोब्लास्ट कहा था। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट कहा था। ये इनको हम आईसीएम कहते हैं, इंटर सेल मास कहते हैं। अच्छा और नाम क्या है इनका, इनको ये जो कोशिकाएं हैं, अच्छा एक इसके अंदर जो कैविटी बन जाती है ना, इसको भी नाम दिया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील। ठीक है, हाँ इसका नाम एम्ब्रियोब्लास्ट, इसको मैं एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, और इस पूरी संरचना को क्या कहा जाता है, ब्लास्टो, अरे रे रे, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला। ठीक है, क्या कह देंगे, ब्लास्टुला कह देंगे, या ब्लास्टोसिस्ट भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, यही ब्लास्टुला जो है वो 7वें दिन, आपको पता है 7वें दिन कहाँ पर अंतरोपित हो जाता है,
कहाँ पर? एंडोमेट्रियम के अंदर। कहाँ पर? एंडोमेट्रियम के अंदर। ब्लास्टुला जो है वो एंडोमेट्रियम के अंदर 7वें दिन अंतरोपित हो जाता है। अब मेरे पास कोई ऐसी जगह तो बची नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँगी इधर। जैसे ये संरचना हमने पढ़ रखी है बहुत बार, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर अंदर की ओर जो है एंडोमेट्रियम होती है, और ब्लास्टुला जो है, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट जिसे अपन बोलते हैं, ये क्या करता है? पहले तो सबसे पहले इसकी जोना पेलुसिडा को हटाएगा, यहाँ से कुछ एंजाइम रिलीज होंगे, जोना पेलुसिडा को हटाएगा, फिर उसके बाद में ये सीधा जाकर यहाँ पर अंतरोपित हो जाएगा, यहाँ पर, यानी ये इस तरह से अंतरोपित हो जाता है, ठीक है। और फिर उसको आपको पता है कि जो एम्ब्रियोब्लास्ट होता है वो भित्ति की तरफ होता है, ये इस तरह से होता है ना, यहाँ पर अंतरोपित हो जाता है, इसी को अपन अंतरोपण कहते हैं। ये होता कब है? 7वें दिन होता है। कब होता है ये? 7वें दिन होता है, ठीक है। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। ठीक है, इस ये अंतरोपित कब होगा? 7वें दिन। अच्छा, तो ये जो सारी क्रियाएं हैं, यानी निषेचन हुआ था और फिर युग्मनज बना था, फिर इससे इस तरह से 2 कोशिकाएं बनी थी, फिर ये ब्लास्टोमियर बना थे, मतलब भ्रूण बना था, फिर आपको पता है मोरूला बना था। उसके बाद में ये मोरूला जो है वो आपको पता है कि चौथे दिन जो है, चौथे दिन गर्भाशय की गुहा के अंदर आ जाता है, ठीक है, गर्भाशय की गुहा के अंदर आता है। 5वें दिन जो है इससे ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और 7वें दिन जो है इसका अंतरोपण हो जाता है। ये देखो एक चीज़, ये दिन आपको याद रखने पड़ेंगे, दिन तो याद रखने पड़ेंगे यार, ये पहले भी बताया था मैंने। चौथे दिन क्या होता है कि वो गुहा में आता है, 5वें दिन ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला बनता है, और 7वें दिन जो है इसका अंतरोपण हो जाता है। कहाँ पर? गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के अंदर, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम के अंदर। तो ये चीज़ें जो सारी हुई, ये इतनी सारी जो चीज़ें हुई, आई थिंक अब ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें इतना कोई हार्ड है नहीं, पोर्शन कोई हार्ड नहीं है इसका, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इतनी चीज़ें जो हुई वो 1 सप्ताह के अंदर अंदर हो गई, 1 सप्ताह के अंदर। पहले सप्ताह में ये चीज़ हो गई, ठीक है ना, फर्स्ट वीक के अंदर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमें पढ़ना है इसके आगे, तो हमें इसके आगे पढ़ना है, मतलब दूसरे सप्ताह की क्रियाएं पढ़नी हैं। पहले सप्ताह में तो इतना सब कुछ हो गया, ये अंतरोपण भी हो गया, उसका अंतरोपण भी हो गया, और मैंने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी कि ये जो कोशिकाएं होती है जिसको अपन ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ये एक एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। एंड इसका काम क्या होता है? ये जो है जो प्रोजेस्टेरोन स्रावित करती है, कौन करती है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने का काम कौन करता है? HCG करता है। कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने का काम HCG करता है। कब तक? जब तक कि प्लेसेंटा डेवलप ना हो जाए पूरी तरह से। प्लेसेंटा, अच्छा प्लेसेंटा बन तो जाता है, मैं बताऊंगी आपको कब बनता है। जो प्लेसेंटा बन तो जाता है लेकिन वो 2.5 से 3 महीने तक उसका डेवलपमेंट होता नहीं है तब तक, क्योंकि प्लेसेंटा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। आगे धीरे धीरे सब समझेंगे अपन, टेंशन नहीं लेनी है। वो रिलीज करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बट तब जब तक वो डेवलप नहीं हो जाता तब तक कौन करेगा? ट्रोफोब्लास्ट। एंड ट्रोफोब्लास्ट कैसे ये डेवलप होगी? ये भी आगे डेवलप होगी। डेवलप का मतलब ये भी कुछ कोशिकाएं बनाएगी, नई संरचनाएं बनाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। अच्छा एक चीज़ और, आपकी NCERT के अंदर बहुत ही कम मैटर दे रखा है इसके बारे में। मुझे आपको यहाँ पर आज बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है कि जैसे एमनियोन कैसे बनता है, योक सेक कैसे बनता है ना, जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसे अपन कहते हैं नाभि रज्जु, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी क्या होती है। जो अगर नहीं भी पता तो टेंशन नहीं लेनी। नाभि रज्जु है वो कैसे बनती है, प्लेसेंटा का निर्माण कैसे होता है। बुक में सिर्फ प्लेसेंटा का कार्य दे रखा है, ठीक है ना। और भी हम बहुत सारी कोरियोनिक विलाई कैसे बनती है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। बुक में हालांकि वो चीज़ें नहीं दे रखी है, डायरेक्ट आगे से बता दिया कि प्लेसेंटा का काम क्या है ना। और ये थोड़ी बहुत चीज़ें दे रखी है उसमें कि कोरियोनिक विलाई बन जाती है, प्रवर्ध निकल जाते हैं, तो इतना सा दे रखा है। बट अगर मैं वहाँ से डायरेक्ट जंप मार के वहाँ से पढ़ाने लग जाऊँगी तो समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। ये होता क्या है प्लेसेंटा, ठीक है आपको कार्यवाही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, बट बनता कैसे है वो भी तो हमें समझना है ना। तो आज हम वो बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। पहले आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कोई बच्चा
जो पहले जिसने पहले की क्लास नहीं देखी है वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हो गया? चलो अब आपको याद क्या रखना है, जो हमने ब्लास्टोसिस्ट की संरचना या जिसे हम कहते हैं ब्लास्टुला है ना, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला, अब उसकी स्ट्रक्चर को आपको दिमाग में रखना है। ब्लास्टुला के चारों ओर जो जनोपेलियोसिडा थी वो तो बाहर ही नष्ट हो जाती है, जब एंडोमेट्रियम के अंदर वो प्रवेश करता है तो उससे पहले ही वो नष्ट हो जाती है ना, ये भी ध्यान रखना है। तो अब जनोपेलियोसिडा को नहीं रखना है अपने को साथ में, जनोपेलियोसिडा नष्ट हो चुकी है। अब हमें क्या क्या संरचनाएं पढ़नी है वो देखना है। देखो ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। अब आपको पता चल गया है कि ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अंतरोपित हो गया था, कौन से दिन? 7वें दिन। अंतरोपित किस में हो गया था? जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है उसमें वो अंतरोपित हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद में होता क्या है, जब वो उसका अंतरोपण हो जाता है तो उसके बाद में क्या क्या संरचनाओं में उसमें परिवर्तन आता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि हमने जो ब्लास्टोसिस्ट पढ़ा है, ब्लास्टोसिस्ट की संरचना के अंदर सबसे बाहर की ओर, है ना, यूँ कह सकते हैं कि जो बाहर की ओर जो कोशिकाएं होती हैं उसे हमने क्या कहा? ट्रोफोब्लास्ट कहा है। ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो खाली जगह होती है उसे ब्लास्टोसील कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर भी जो कुछ कोशिकाओं की गुंडीनुमा संरचनाएं पाई जाती है उसे हमने क्या कहा? एम्ब्रियोप्लास्ट कहा। क्या कहा? एम्ब्रियोप्लास्ट कहा। ये संरचनाएं तो आपको पता ही होगी, ठीक है। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो ट्रोफोब्लास्ट होती है ना, जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो इस तरह से, ट्रोफोब्लास्ट क्या करती है? कोशिकाओं का विभाजन करती है और 2 लेयर में बढ़ जाती है, 2 परतों में बढ़ जाती है, एक बाहर की परत, एक अंदर की परत, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट को हमें बांटना है, अब 2 परतें बनानी है। तो ऐसे एक तो अंदर की परत होती है ट्रोफोब्लास्ट की, इस तरह से। अब इनके नाम भी अलग अलग हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। जैसे ही ये परतों के अंदर बढ़ जाती हैं, ये देखो, ये इस तरह से, एक तो अंदर वाली परत होती है और एक होती है बाहर वाली परत। ये इसके कुछ इस तरह से होगी, ये थोड़ी अलग टाइप की, ये यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो केंद्रक तैरते रहते हैं, इसके केंद्रक तैरते रहते हैं। तो जो ट्रोफोब्लास्ट थी, वापस रिवाइज करवा दूँ, जैसे ये ट्रोफोब्लास्ट थी, है ना, इस तरह से ट्रोफोब्लास्ट थी, ठीक है, ये बाहर की कोशिकाएं थी। यहाँ पर गुंडीनुमा जो संरचना बनी थी उसे एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट होती है, ये इसकी ब्लास्टोसील कैविटी ही है अभी तक, ठीक है ना, और इसके अंदर द्रव भरा रहता है, ठीक है। और ये ब्लास्टोसील होती है। बस यहाँ तक हो गया था। अब देखो इसमें संरचना में परिवर्तन क्या आया। संरचना में परिवर्तन ये आया कि जो बाहर की ट्रोफोब्लास्ट थी वो ट्रोफोब्लास्ट विभाजन करके 2 परतों में बढ़ जाती है। एक तो ये जो आपको ब्लू कलर की परत दिख रही है, एक तो ये, और एक ये जो बाहर की परत दिख रही है ये वाली, इसमें बदल जाती है। अब इनके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। क्या क्या नाम दे देते हैं इनको? इनका नाम क्या पड़ जाता है? जो अंदर वाली, जो कि जिसके अंदर प्रॉपर कोशिकाएं हैं, अंदर वाली जो सेल का जो इस तरह से कोशिकाओं का जो परत बनी हुई है, ये जो कोशिकाएं हैं ये प्रॉपर कोशिकाएं हैं, ठीक है। जैसे कोशिकाएं होती है जिसमें प्लाज्मा लेमा यानी कि जो कोशिका झिल्ली वगैरह सब कुछ है इसके अंदर, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट, इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और ये जो बाहर वाली जो परत है जिसके अंदर प्रॉपर कोशिकाएं नहीं हैं, कोशिकाएं नहीं है, इस परत के अंदर होता क्या है कि जो केंद्रक होते हैं ना, केंद्रक, कोशिका के केंद्रक, वो तैरते रहते हैं, इस तरह से तैरते रहते हैं। तो देखो यहाँ पर तो प्रॉपर कोशिकाएं हैं, ये तो बिल्कुल कोशिका का एक सही समूह है, लेकिन यहाँ पर कोई कोशिका ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कोशिकाओं के केंद्रक तैर रहे हैं, सिर्फ कोशिकाओं के केंद्रक तैर रहे हैं। इस संरचना को कहा जाता है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। एक्चुअली
अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये तो इंग्लिश वर्ड है। बिल्कुल है, क्योंकि आप इनके हिंदी वर्ड तो आप पढ़ ही नहीं सकते हो, इतने हार्ड है और वो याद हो ही नहीं सकते। बहुत ही एक तरह से भयानक भयानक नाम है, ठीक है ना। तो वो इतने याद हो ही नहीं सकते कि आप उसको हिंदी में पढ़ सको, तो इंग्लिश में ही याद रखो। कौन सा आपको एग्जाम के लिए याद करना है, यहाँ पर तो आपसे पूछा जाएगा नहीं, बस ये नॉलेज के लिए बता रही हूँ, क्योंकि आगे जो चीज़ें बनने वाली है वो भी तो पता होनी चाहिए कि कैसे बन रही है, ठीक है ना। तो इनको कहा जाता है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। ये जो बाहर की परत है उसे कहा जाता है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो अंदर होगा क्या। अच्छा, यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर कुछ कोशिकाओं का समूह था, है ना, इस तरह से अंदर की जो है। अच्छा, ये वाली कैविटी कौन सी है, ये वही है, ब्लास्टोसील कैविटी है, ये ब्लास्टोसील कैविटी ही है ये। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं थी उन्हें हमने क्या कहा था, एम्ब्रियोब्लास्ट कहा था। क्या कहा था, एम्ब्रियोब्लास्ट कहा था। अब ये एम्ब्रियोब्लास्ट भी ऐसे विभाजित होगी, ठीक है, कुछ ऐसे जैसे विभाजित होगी और ये दो परतें बना देगी, यूं दो परतें बना देगी, ठीक है। ये भी विभाजित होगी और ये दो परतें बना देगी, जैसे रोटी होती है ना, एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी, एक ब्रेड के ऊपर दूसरी ब्रेड रख दो, तो ऐसे ही ये कोशिकाएं जो है विभाजित होगी और दो परतों में विभाजित हो जाएगी, दो परतों में विभाजित हो जाएगी। कैसे, एक तो ये वाली परत अंदर की तरफ बना देती हूं मैं, एक तो इस तरह से, ठीक है, और एक होती है इसके अंदर की तरफ यहां, इस तरह से, ठीक है। तो जो एम्ब्रियोब्लास्ट थी उसने भी डिवाइड किया, उसने भी विभाजन किया, वो भी विभाजित हुई और दो परतों के अंदर बट गई। जैसे कि ट्रोफोब्लास्ट दो परतों में बटी, वैसे ही कौन, एम्ब्रियोब्लास्ट भी दो परतों में बट गई। तो जो बाहर वाली परत होती है इसे हम कहते हैं एपीब्लास्ट। क्या कहते हैं, एपीब्लास्ट। जो बाहर वाली, या यूं कह सकते हैं ये जो परत है ना, एक ये वाली इधर वाली, इसको हमने कहा एपीब्लास्ट, और ये जो परत है इसको हमने कहा हाइपोब्लास्ट। क्या कहा जाता है, हाइपोब्लास्ट, ठीक है। ये तो कौन होगी, एपीब्लास्ट, ये कौन होगी, हाइपोब्लास्ट। क्लियर है यहाँ तक। ये सब हो कहाँ पे रहा है, ये सब एंडोमेट्रियम के अंदर हो रहा है, जो एंडोमेट्रियम थी ना उसी के अंदर हो रहा है। और कब होता है, 8वें दिन, ये भी ध्यान रखना है, कब होता है ये, 8वें दिन। ये सब कुछ चीजें जो है वो 8वें दिन हो रही है, ठीक है। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो ट्रोफोब्लास्ट थी दो परतों में विभाजित हो गई। जो आंतरिक परत होती है जिसमें प्रॉपर कोशिकाएं होती है उनको हम क्या कहते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट। जो बाहर वाली जो परत होती है जिसके अंदर केवल केंद्रक तैरते हैं, उसमें कोई स्पेशली पूरी प्रॉपर कोशिकाएं नहीं होती, बस केंद्रक तैरते रहते हैं। केंद्रक कैसे बनेंगे, जो केंद्रक होता है उसका विभाजन कर दो, एक केंद्रक से दो, दो से चार, चार से पाँच, इस तरह से केंद्रक जो होते हैं वो विभाजित होते जाते हैं। तो इसमें सिर्फ केंद्रक तैरेंगे और इसे हम कहते हैं सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब क्या होगा, जो एम्ब्रियोब्लास्ट थी वो भी इस तरह से डिवाइड होगी, डिवाइडेशन होगा, उसमें भी विभाजित होंगी और वो भी दो परतों में बढ़ जाएगी। जो ये वाली परत है, इधर वाली जो परत है, इसे हम कहेंगे एपीब्लास्ट, और ये जो रेड कलर की जो परत मैंने बना रखी है इसे हम क्या कहेंगे, हाइपोब्लास्ट। क्या कहेंगे, हाइपोब्लास्ट। क्लियर है। अब इसके आगे की और संरचना पढ़े हम, तो मैं यहीं पे बनाने की कोशिश करती हूँ, अगर हो जाएगा सेट तो। चलो अब क्या होगा, देखो अब इनके अंदर भी कुछ विभाजन होंगे, फिर से और विभाजन होंगे। कैसे चेंजेस आएगा, अब हमें यहाँ पर बनाना क्या है। एक तो हमें जो, अच्छा हम बनाने क्या जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाने जा रहे हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं, बता देती हूँ मैं आपको कि हम बनाएंगे क्या। जो भ्रूण होता है, छोटा सा बेबी जो होता है, शिशु जो होता है, जो कि माता के गर्भ के अंदर होता है, उस शिशु के चारों ओर कुछ परतें पाई जाती है। तो पहले तो हमें वो परतें पढ़नी है कि वो कौन कौन सी परतें होती हैं और वो परतें जो है वो किस तरह से डेवलप होती है, किससे किससे कौन सी परतें जो हैं वो बनती हैं, ठीक है ना। तो पहले तो हमें वो परतें बनानी है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कैसे कैसे कौन सी परतें बन रही है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बना देती हूँ, तो ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो तो इसी तरह से ये रहता है, इसकी तो परत ये यूं की यूं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड इसको मैं बाहर की ओर यही जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है उसको मैं यहीं पे बना देती हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ पर जगह कम लग रही है। एक काम करते हैं, आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लो ताकि अगर मुझे मिटाना भी पड़े तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया? तो चलो अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है वो तो यूं की यूं ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे शायद यहाँ से नाम मिटाने पड़ेंगे और इसके अंदर वही केंद्रक तैर रहे हैं, तैरने दो। ये केंद्रक तैर रहे हैं। अब देखो होता क्या है, चेंजेस कहाँ कहाँ पर आएंगे। ये तो ये कि वो जो बाहर की वाली परत है ना, इसको तो यही रहने दो। चलो इधर लिख लेती हूँ मैं, ये इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, या फिर एक काम करते हैं इसी को दर्शा देती हूँ मैं। ये रहा साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है ना, जगह की बचत करने के लिए। ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। अब यहाँ पर चेंजेस कहाँ कहाँ पर आएंगे। जो एपीब्लास्ट होती है, इसको ध्यान से देखना, जो एपीब्लास्ट होती है वो एपीब्लास्ट एकदम जो रोटी फूलती है ना, जैसे रोटी फूलती है ना, वो ऐसे फूल जाती है। एपीब्लास्ट जो होती है जैसे यूँ पड़ी रहती है, वो ऐसे फूल जाती है, ठीक है। ऐसे फूलने से यहाँ पर दो परतें बन जाएगी। कैसे बनेगी दो परतें? एक तो यहाँ पर जो ये वाली जो संरचना है वो तो ये की यही रहेगी, ठीक है। इधर वाली जो परत है वो तो यूँ की यूँ ही रहेगी, और ये कुछ इस तरह से फूल कर ऐसी संरचना बना देती है, थोड़ी फूल जाती है, इस तरह से फूल जाती है, ठीक है। तो अब देखना इसको नाम क्या देंगे। ये वाली जो संरचना है ना, इसको तो हम एपीब्लास्ट ही कहेंगे, एपीब्लास्ट, इसको तो हम एपीब्लास्ट ही कहेंगे, ठीक है। और ये जो परत बनी है इसकी, इसको हम नया नाम दे देते हैं। इसको हम कहते हैं, ये जो नहीं है इसे हम कह देते हैं एमनियोन। एमनियोन क्या कहेंगे? एमनियोन, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा फ्लूइड भर जाता है, थोड़ा थोड़ा सा द्रव भर जाता है, इसे हम कहेंगे एमनियोटिक। एमनियोटिक द्रव, क्या कहेंगे? एमनियोटिक द्रव। देखो क्या हुआ, जो एपीब्लास्ट थी वो इस तरह से फूल जाती है, बीच में इसकी कैविटी बन जाती है, ठीक है। तो दो परतें बन जाती है। एक तो ये वाली परत, इसको हम क्या कहेंगे? इस वाली परत को तो हम क्या नाम देंगे? ये तो एपीब्लास्ट ही है, ठीक है। और ये वाली जो परत बनी है इसे हमने क्या नाम दिया? एमनियोन। और इसके बीच में जो कैविटी बनी है इसको हमने क्या नाम दिया? एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, एमनियोटिक द्रव। और अब देखो जो एपीब्लास्ट है, जो हाइपोब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट भी क्या करती है? हाइपोब्लास्ट भी इस तरह से, ये हाइपोब्लास्ट की सेल्स है, ये हाइपोब्लास्ट की सेल जो है वो क्या करेगी? धीरे धीरे इस तरह से फैलेगी, धीरे धीरे क्या करेगी? इस तरह से फैलेगी, और फैल कर ये पूरी की पूरी जो कोशिका है अंदर वाली, इसको चारों तरफ से घेर लेगी। क्या करेगी? इसको चारों तरफ से घेर लेगी। ये इस तरह से, देखो क्या किया, जो हाइपोब्लास्ट है, इस हाइपोब्लास्ट ने क्या किया? इस तरह से कोशिकाएं, इसने विभाजन किया कोशिकाओं का, और ये चारों तरफ फैल गई, और चारों तरफ फैल कर इसने क्या किया? यहाँ से इसको चारों तरफ से घेर लिया, है ना, इसके अंदर अंदर इस तरह से व्यवस्थित हो गई। तो अब जो ये संरचना बनी है इसे हम कहते हैं क्या? योगसेक। योगसेक, ठीक है। तो आप इसे योगसेक ही लिखें, इस तरह से भी लिख सकते हो, योगसेक भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब तक दो परतें बन चुकी हैं, कौन कौन सी? एक तो एमनियोन बन चुकी है, हमें बनानी है चार परत। कौन कौन सी? एक हमने एमनियोन बना दी, दूसरी योगसेक बना दी, तीसरी जो हम बनाने वाले हैं कोरियोन। क्या बनाएंगे? कोरियोन। और
चौथी जो परत है एलेंटोइस, वो आगे बताऊंगी कैसे बनती है, बट हमने 2 परतें तो इसकी बना दी है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, ट्रोफोब्लास्ट विभाजित हुई 2 भागों में। अंदर वाली जिसमें प्रॉपर कोशिकाएं होती है इसको हम साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। बाहर वाली जिसके अंदर सिर्फ केंद्रक तैरते रहते हैं इसको हमने क्या नाम दिया है, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। एंड इसकी जो एम्ब्रियोब्लास्ट थी 2 भागों में विभाजित होगी। एक परत, ये वाली जो परत है इसे एपिब्लास्ट कहा, ये अंदर वाली जो परत है इसे हाइपोब्लास्ट कहा। क्लियर है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट एंड जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो तो वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो ये वाली जो संरचना थी कौन सी, एपिब्लास्ट। एपिब्लास्ट जो है वो इस तरह से फूल जाती है। एपिब्लास्ट जो है वो क्या करती है, फूल जाती है और उसके बीच में एक कैविटी बन जाती है। तो एपिब्लास्ट की जो 2 परतें बनी है, ये वाली जो परत है इसको हमने क्या नाम दिया है, ये वाली जो परत है ये तो एपिब्लास्ट ही है, ये तो क्या है, एपिब्लास्ट ही है। और ये जो नई परत बनी है इसको हमने नाम क्या दिया, एमनियोन नाम दिया। और बीच में जो कैविटी है, खाली कैविटी जिसमें फ्लूइड भर जाता है, एक द्रव भर जाता है, इसे हमने क्या नाम दिया, एमनियोटिक द्रव। क्या नाम दिया, एमनियोटिक द्रव। अब होता क्या है कि ये जो कोशिका है, ये जो सेल का जो समूह था यहाँ पर हाइपोब्लास्ट है ना, यहाँ पर जो समूह था, हाइपोब्लास्ट ने भी क्या किया कि अपनी कोशिकाओं में विभाजन करके ये फैल जाती है और फैल कर इस तरह से, अब ध्यान रखना, फैल कर ये क्या कर रही है, इस तरह से चारों ओर, इसके चारों ओर परत बना रही है, पूरी के अंदर फैल रही है। तो इससे भी क्या हो जाता है, एक तरह से यूँ कह सकते हैं ये भी फूल गई, फूल के बीच में कैविटी बना दी। तो अभी जो ये पूरी जो संरचना होती है इसको हमने क्या नाम दिया, योगसेक। क्या नाम दिया, ये जो बीच वाली जो संरचना होती है योगसेक। और ये वाली तो क्या है, ये वाली तो वही है, हाइपोब्लास्ट ही है, हाइपोब्लास्ट। क्या है ये, हाइपोब्लास्ट ही। ये वाली जो परत है ना ये तो हाइपोब्लास्ट है, और ये वाली जो पूरी संरचना है, बीच वाली संरचना, इसे हमने क्या नाम दिया, योगसेक। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब मुझे कुछ और चीज़ें बतानी हैं। यहाँ तक रिवाइज हो गया, अब मैं और कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। अब होता क्या है, हाँ हमने 2 परतें बना दी है, एमनियोन और कौन सी परत बनाई है हमने, एक तो एमनियोन बना दी और हमने एक और कौन सी परत बनाई है, योगसेक। ये 2 परतें बना दी है। एक जो बेबी होता है उसके चारों ओर 4 परतें होती हैं, एमनियोन, योगसेक और कोरियोन एलेंटोइस। ठीक है, ये 4 में से 2 परतें बना दी है। अब धीरे धीरे होगा क्या, देखो धीरे धीरे क्या होता है कि ये वाली जो सेल है ना, ये कौन सी सेल है, ये जो योगसेक की सेल है, ये ही विभाजन करती है और ये इस तरह से पूरे के अंदर, पूरे में ये फैल जाती है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरह से ये पूरी के अंदर फैल जाती है, यहाँ पर। ठीक है, ये पूरी में फैल जाती है, यहाँ पर फैल जाती है, यहाँ पर, बीच में, सब जगह यहाँ पर ये भर जाती है। इस तरह से सेल जो है वो भर जाती है अंदर की तरफ, इस तरह से यहाँ पर, है ना, ये यहाँ पर, इस तरह से ये भर जाती है पूरी। क्या हुआ, जो योगसेक की कुछ कोशिकाएं होती है वो भी विभाजन करती है और इसकी कुछ कोशिकाएं जो है यहाँ से निकलकर ये जो अंदर वाली जो खाली जगह दिख रही है ना, जहाँ पर, यहाँ पर सभी जगहों पर ये भर जाती है। हालांकि ये बहुत गंदा दिख रहा है, बट थोड़ा सा समझना, आप अपनी कॉपी के अंदर अलग अलग पेन से, पेंसिल से थोड़ा यूं डार्क रीजन कर देना। ठीक है, तो ये यहाँ पर चारों तरफ जो है ये भर जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, मैं लिखूँ किधर, एपीब्लास्ट यहाँ लिख लेती हूँ, है ना, एपीब्लास्ट। इसको हम जो ये जो इस तरह से भर चुकी है यहाँ पर, ये ब्लैक जो रीजन दिखाया है मैंने, इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, क्या कहते हैं इसको, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से ही आगे जाकर भ्रूण नाभि, या हम उसे क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड जिसे हम कहते हैं, उसका निर्माण होगा और वो जो है वो पोषण लेने और जो गंदे पदार्थ देने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा वो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मीजोडर्म है वो यहाँ पर पूरी तरह से फैल जाती है, इस तरह से फैल जाती है, ये देखो फैल गई। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे यहाँ पर अब तो ये वाला रफ करना ही पड़ेगा, इसकी कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेगी, क्योंकि अब हमें आगे इसका डेवलपमेंट पढ़ना है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना।
क्लियर है? चलो अब देखो, इसे अगर मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से बना के दिखाऊं, देखो यहाँ पर हुआ क्या, ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है और अंदर की ओर यहाँ पर कौन है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है। यहाँ पर कौन है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है। और इनके बीच में यहाँ पर कौन है, ये कौन है, योगसेक पड़ा हुआ है। और इधर कौन है, ये एमनियोन जो है, यानी कि एमनियोन, ये तो कौन है, योगसेक, योगसेक, ठीक है। एंड ये आप जानते हैं हाइपोब्लास्ट है, ठीक है। और इसे हम कहेंगे एपीब्लास्ट, ठीक है। और ये वाली जो संरचना है और इसकी जो ये वाली जो परत है, इसे हमने क्या कहा है, एमनियोन कहा है। इसके अंदर जो द्रव भरा होता है एमनियोटिक द्रव होता है, ठीक है। अब देखना, जो मैंने बताई है आपको चीज़ क्या, जो मीजोडर्म होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म जो होती है, वो इस तरह से इनके चारों ओर इस तरह से फैली होती है, यूँ इस तरह से बीच में पूरी जगह जहाँ पर भी आपको खाली जगह दिख रही है उसके अंदर इस तरह से ये फैली रहती है, ये ऐसे इस तरह से ये फैली रहती है, सभी जगहों पर ये फैल जाती है, ठीक है। तो ये सभी जगहों पर इस तरह से ये फैल गई। अब समझ में आया, ठीक है। ये योगसेक है, ये एमनियोटिक, एमनियोन, एपीब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट इस तरह से अंदर पड़े हुए हैं। इनके चारों ओर जो है ट्रोफोब्लास्ट है और इनके जो चारों ओर ये जो संरचना है जिसके अंदर आपको पता है कि केंद्रक तैरते रहते हैं, ठीक है, उसे हमने क्या कहा, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट कहा है। और इनके अंदर क्या हो रहा है कि इन दोनों संरचनाओं के बीच बीच में जो ये मैंने रेड कलर की जो संरचना बनाई है, इसे हमने क्या कहा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये वाली ही संरचना बनाई है, थोड़ी सी शॉर्ट करके मैंने बता दी है, ठीक है। अब होता क्या है, इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के अंदर यहाँ से कुछ संरचनाएं जो है कुछ खाली होती है, मतलब ये फटती है इस तरह से, देखना ध्यान देना, इस तरह से ये फटती है। अभी मैं मिटा के बता रही हूँ, फिर मैं आपको पूरा बना के बताऊँगी। यहाँ से भी कुछ हटती है, ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ से हटती है थोड़ी थोड़ी। इसके अंदर क्या होता है, कैविटी बनने लग जाती है। क्या बनने लग जाती है, कैविटी बनने लग जाती है। तो मैं यहाँ से थोड़ा हटा देती हूँ, अभी इसको सभी को मैं मिटा रही हूँ, ठीक है ना। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो और भी ले सकते हो, खूब ले लिए, बट मैं इसको मिटा रही हूँ। अच्छा, ये सब हो कब रहा है, 8वें दिन ही हो रहा है, ये ध्यान रखना, 8वें दिन ही इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। तो मैं अब इसको मिटा देती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदगी मच गई है, अब मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा गंदगी ना हो और हम क्लियरली चीज़ों को समझ पाए। मैं एक बार और रिवाइज करवा दूँगी अगर प्रॉब्लम आई तो। अब देखो, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बनानी है मैं। तो यहाँ पर देखो, ये बाहर की ओर कौन है, थोड़ी सी मैं बड़ी करके बना देती हूँ इस संरचना को। ये बाहर की ओर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है और ये जो है इस संरचना को हमने बार बार, मैं इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, इसको हमने क्या कहा है, साइटोट्रोफोब्लास्ट कहा है। क्या कहा है, साइटोट्रोफोब्लास्ट कहा है, ठीक है। इस सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो है वो केंद्रक तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, घूमने दो, ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है, अच्छा मैं उसी कलर में बना देती हूँ जिस कलर में हमने पहले बना रखा है, ठीक है। तो ये हाइपोब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट की जो सेल्स है वो है जो कि चारों तरफ फैल गई थी और जिसकी वजह से योगसेक बना था। और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर एपीब्लास्ट है, ठीक है। एपीब्लास्ट की जो है सेल्स वो भी इस तरह से फैली हुई हैं, एपीब्लास्ट की सेल्स इस तरह से फैली हुई है। मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ये इस तरह से देखो,
अब देखो होता क्या है, जो इसके अंदर ये जो ब्लैक में हमने क्या बनाई थी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनाई थी। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है वो बीच बीच में से फटने लगती है और इनके बीच में खाली जगह कैविटी बनने लग जाती है, गुहा बनने लग जाती है। तो ये रहती तो है बट इनमें खाली जगह बनने लग जाती है। जैसे कैसे, ये इस तरह से, अब देखना ध्यान से देखना, ये इसके चारों ओर रहेगी, ठीक है, ये इस तरह से चारों ओर रहती है। मैं पूरा गंदगी नहीं मचाऊंगी, 1-2 लाइनों में बना दूंगी। तो ये इस तरह से रहती तो है, चारों तरफ ये रह रही है, ऐसे रह रही है, ऐसे है, ऐसे है। और यहाँ से भी कुछ इस तरह से रहती है, ये इसके चारों ओर, ठीक है। और यहाँ पर भी इस तरह से ये रहती है। कौन है ये, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये इस तरह से रहती है। तो देखो यहाँ पर कुछ खाली खाली जगह बनने लग गई है और यहाँ पर भी थोड़ी सी ये इस तरह से डंडी के रूप में रह जाती है। ये है ना, ये डंडी के रूप में, ये डंडी बनाना ज़रूरी है। यहाँ पर ये इस डंडी के रूप में रह गई है, तो ये इस तरह से भर जाती है, इस तरह से हो जाती है ये, ठीक है। और बीच बीच में भी थोड़ी बहुत यहाँ पर रह जाएगी इस तरह से। अब देखना मज़ा क्या, इसको मैं एक बार फिर से लिखना चाहूँगी, मुझे मज़ा आ रहा है। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है। ये ब्लैक में कौन है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म। अब देखो मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, कौन कौन है। सबसे बाहर की ओर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है। ये कौन है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है। एंड ये जो ब्लैक वाली जो है ये कौन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ये तीनों मिलकर एक परत बनाती हैं जिसे हम कहते हैं कोरियन। क्या कहते हैं, कोरियन। इसीलिए इतना झमेला किया, क्या झमेला किया। सबसे पहले तो ये तो दोनों ही पहले ही बन चुकी थी, इनका तो बेचारे का कोई रोल ही नहीं है। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये तो बेचारी कब की बन चुकी है, ये तो भोली भाली बैठी है चुपचाप, ठीक है। बस इनमें कुछ अंदर की जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है उसके अंदर जो एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट थे उसमें कुछ परिवर्तन हुए, है ना। तो एपीब्लास्ट देखो, एपीब्लास्ट ने भी बहुत मेहनत की, एपीब्लास्ट से क्या बना, एमनियोन बना, ठीक है, एमनियोन बना। यह परत जो होती है एमनियोन बनती है, ठीक है। यहाँ से हाइपोब्लास्ट से क्या बना, योगसेक बना। हाइपोब्लास्ट की ही कुछ कोशिकाएं जो है वो विभाजन करके इस तरह से फैल जाती है जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के बीच बीच में देखो, पहले तो ये पूरी तरह से फैली रहती है, ये इस तरह से पूरी तरह से फैली रहती है, बट बाद में इसके अंदर गुहा बन जाती है और इस तरह से खाली खाली कैविटी ये फटने लग जाती है, खाली खाली कैविटी बनने लग जाती है। और यहाँ पर एक संरचना होती है, ये डंडी में बताती हूँ क्या होती है जो। फिर उसके बाद में जो ये वाली सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये जो है ना ये वाली संरचना, ये तीनों मिलाकर कौन सी नई संरचना बनाएगी या कौन सी परत बनाएगी, कोरियन। क्या बनाएगी, कोरियन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भ्रूण के चारों ओर 4 परत होती है, ठीक है। कौन कौन सी, एमनियोन, योगसेक एंड कोरियन। एमनियोन, योगसेक एंड कोरियन और एलेंटोइस, बट वो अभी बनी नहीं है। 3 हमने बना दी है, एमनियोन बना दी, योगसेक बना दी। ये क्या है, एमनियोन है, ये योगसेक है एंड ये तीसरी परत जो है वो कौन सी हो गई, कोरियन हो गई। इसी कोरियन से आगे जाकर किसका निर्माण होगा, प्लेसेंटा का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, प्लेसेंटा का निर्माण होगा। अब ये डंडी बच गई है, इस डंडी को हमने क्या बनाना है, इससे अभी बनी नहीं है बट इससे बनेगा क्या, नाभि रज्जु, नाभि रज्जु, ठीक है। एम्बेलिकल कॉर्ड।
एंड ये नाभि रज्जु क्या करेगा, जो प्लेसेंटा बनेगा ना, प्लेसेंटा बनेगा उससे ये पोषण लेने का काम करेगा। क्या करेगा, पोषण लेने का और उत्सर्जी पदार्थ देने का। उत्सर्जी यानी मैं बताऊंगी सारी सिस्टम। उत्सर्जी पदार्थ जो है ये इसको प्लेसेंटा को दे देगा, मम्मी के शरीर में डाल देगा और यहीं से ही जो है ये पोषक पदार्थ को, अच्छे अच्छे पदार्थों को ये ले लेगा। ठीक है, तो इससे आगे जाकर क्या बनेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा। बट फिर भी अभी भी ये याद रखना है कि ये जो सारी प्रक्रियाएं हो रही है वो कब हो रही है, 8वें दिन हो रही है, 8वें दिन हो रही है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, HCG जो रिलीज होता है वो भी कब होता है, 8वें दिन। इसका मतलब कि जब ये चीज़ें बन रही होती है तो इन्हीं से क्या होता है, HCG रिलीज होने लग जाता है। साइटोट्रोफोब्लास्ट से मैंने बोला था कि HCG रिलीज होने लग जाता है और HCG जो है वो क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से समझेंगे, वापस समझेंगे। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये तीनों मिलकर, तीनों, क्योंकि हमें 4 परतें बनानी है तो 2 तो अंदर बन चुकी है ना, एमनियोन बन चुकी है, योगसेक बन चुकी है, इसके बाहर की एक परत बनानी है कोरियोन, तो कोरियोन भी बन चुकी है। कोरियोन किन किन से बनती है, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनती है। ठीक है, अब हमें बनाना है प्लेसेंटा। क्या बनाना है, प्लेसेंटा। तो अब हमें प्लेसेंटा की संरचना बनानी है, तो प्लेसेंटा कैसे बनता है वो मैं इधर बनाती हूँ। ठीक है, ये तो आपका हो ही गया होगा। ठीक है, एक काम करो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अगर मुझे कुछ मिटाना पड़े तो फिर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। तो मैं इसको एक बार रफ कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले हो गया, चलो। अब देखो, प्लेसेंटा बनाने से पहले हमने क्या बनाना है, कोरियोनिक विलाई बनानी है, कोरियोनिक विलाई। अब वो क्या काम करती है वो बनाने के बाद में हम पढ़ेंगे। तो कोरियोनिक विलाई कैसे बनती है, देखो कोरियोनिक विलाई बनती है इन तीनों से, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट से, साइटोट्रोफोब्लास्ट से, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। ठीक है, ये कुछ इस तरह से व्यवस्थित होता है, हो जाती है कि उनसे विलाई बन जाती है। अब विलाई का अगर नाम नहीं सुना है बच्चों ने, कभी भी सुना तो होगा, बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि 11th में आपने जब पाचन तंत्र पढ़ा था तो उसके अंदर आपने छोटी आंत्र के बारे में पढ़ा था, और छोटी आंत्र में भी इसी तरह से विलाई पाई जाती है, जो क्या काम करती है, अवशोषण करने का काम करती है, भोजन का अवशोषण का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी विलाई है। अब वो विलाई क्या काम करेगी वहाँ पर, यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, सबसे अंदर की ओर कौन है ये, सबसे अंदर की कौन है, और कौन है ये, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है वो है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। ठीक है, उसके बाहर कौन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के बाहर कौन है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है। ये इस तरह से जमी हुई है, देखो ये संरचना कैसे बन गई है, बिल्कुल अंगुलियों जैसी संरचना बन गई है ना। तो इस तरह से ये क्या करती है, इस तरह से व्यवस्थित हो जाती है, और ये हो कहाँ रहा है, मेसोडर्म में ही हो रहा है। तो ये अंगुलियों जैसी संरचना बना लेती है, इसी को हम कहते हैं विलाई। तो ये विलाई 3 परतों से मिलकर बन रही है, या यूँ कह सकते हैं पूरा कोरियोन बनाकर, कोरियोन जो है वो मिलकर क्या बना रहा है, विलाई बना रहा है। ठीक है, क्योंकि कोरियोन के अंदर 3 परतें हैं, कौन कौन सी है, सबसे अंदर की ओर तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, उसके बाहर कौन है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, और इसके बाहर कौन है, इसके बाहर कौन है, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। तो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट को भी बना लेते हैं, ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है, ये ऐसे, ये ऐसे सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, तो देखो ये जो तीनों परतें हैं, ये तीनों, ये तो कौन है, कोरियोन है, और कोरियोन ही आगे जाकर इस तरह से अंगुली जैसी ऐसे ऐसे संरचना बना देती है। इसको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। जो ये वाली संरचना है इसको हम क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई बन गया। अब कोरियोनिक विलाई से हमें बनाना क्या है, एक्चुअल में कोरियोनिक विलाई ही से ही आगे जाकर यहीं से आगे प्लेसेंटा का निर्माण होगा।
प्लेसेंटा बनेगा। वो कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ। अब देखो मेरी बात सुनो, इस कोरियोनिक विलाई के अंदर है ना, ये जो कोरियोनिक विलाई की जो ये वाली जो संरचना है, कौन सी, जो बाहर वाली जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है, ये खाली नहीं होती, ये ऐसे भरी होती है ना, फ्लूइड से ये भरी होती है, यूँ भरी होती है, ऐसे पहले भरी होती है, समझ रहे हो ना आप। मैं पूरा नहीं बना सकती बट ये ऐसे भरी होती है, ये खाली नहीं होती, ऐसे भरी होती है, ठीक है। अब होता क्या है, अच्छा अब एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, बेबी जो बनेगा 4 परतें हमें बनानी है, 3 बना चुके हैं हम लोग, है ना। कौन कौन सी, एमनियोन बना चुके हैं, यॉक सैक बना चुके हैं, कोरियोन बना चुके हैं। अब हमें पढ़ना है ये कि बेबी जो होता है ना, बेबी बनता है किससे, एपीब्लास्ट से, एपीब्लास्ट, ये एपीब्लास्ट है एंड ये हाइपोब्लास्ट है। हाइपोब्लास्ट भी बाद में जाकर ये डीजनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो एपीब्लास्ट से बेबी बनाना है हमें, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो बेबी बनेगा, और ये वाली जो संरचना है, ये वाली जो मैंने आपको बताई थी डंडी जैसी संरचना, ये आगे जाकर नाभि रज्जु में परिवर्तित हो जाती है। नाभि रज्जु यानी एम्बिलिकल कॉर्ड। अच्छा, नाभि रज्जु होता क्या है कि जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, या अगर आपने रियल में भी किसी बच्चे को देखा हो, ऐसा तो कोई देखता नहीं है क्योंकि डॉक्टर ही उसे काट देते हैं, उस एम्बिलिकल कॉर्ड को। तो अगर आपने फिल्मों में देखा हो तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाभि से जुड़ी हुई एक रस्सी जैसी संरचना होती है, रस्सी जैसी होती है, फिर उसको काट दिया जाता है क्योंकि वो बाद में कोई काम की नहीं होती है। तो वो रस्सी जैसी जो संरचना है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभि रज्जु। क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभि रज्जु। एंड वो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या काम करता है कि वो जो है प्लेसेंटा से पोषण लेने का और अपने गंदे पदार्थों को प्लेसेंटा या यूँ कह सकते हैं माता के शरीर में डालने का काम करता है। क्लियर है। तो प्लेसेंटा हमें देता ज़रूर है, बच्चे को पोषण देता है, भोजन देता है, ऑक्सीजन देता है, बहुत सारी चीज़ें देता है और बदले में गंदे पदार्थ को लेता है। बट उसके बीच में यानी कि वो लेने और लाने ले जाने का जो काम करती है ना, वो कौन करती है, अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभि रज्जु करती है। ठीक है। अब हमें बनाना क्या है, अब हमें बनाना है प्लेसेंटा। तो कोरियोनिक विलाई बना चुके हैं। ये वाली चीज़ आपकी बुक में दे रखी है, एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है कि कोरियोनिक विलाई यानी कि जो संरचना होती है, ब्लास्टोसिस्ट होती है, उसे डायरेक्ट दे रखा है कि वहाँ से आगे जाकर उस संरचना से इस तरह से अंगुली जैसी संरचनाएं बन जाती है जिसे अपन कहते हैं कोरियोनिक विलाई। तो ये वाली तो आपके दे रखी है एग्जाम बुक के अंदर। बट अब हमें पढ़ना क्या है, अब हमें ये पढ़ना है कि अब प्लेसेंटा का जो निर्माण होता है, मैंने आपको बताया था कि कोरियोन से ही प्लेसेंटा बनता है, कोरियोन से ही प्लेसेंटा बनता है। तो वो बनता कैसे है, तो याद रखना कि प्लेसेंटा केवल बच्चा जो है यानी बेबी जो है केवल उसके टिश्यू से नहीं बनेगा या उसकी कोशिकाओं से नहीं बनेगा। प्लेसेंटा के अंदर माता और बच्चे दोनों का रोल होता है। मम्मी भी कुछ अपना देती है पदार्थ और बच्चा भी कुछ अपना पदार्थ देता है। ठीक है। तो मम्मी क्या देती है, बच्चा तो क्या करेगा, कोरियोन दे देगा कि भाई ठीक है मेरा कोरियोन लो और इससे प्लेसेंटा का निर्माण शुरू करो। तो मम्मी क्या देगी, मम्मी अपना देती है ब्लड, रक्त देती है, अपना खून देती है अपना। कैसे, देखो जो हम पढ़ रहे थे कब से, यहाँ पर बना रही हूँ, छोटा सा बना रही हूँ। ये यूटरस है, ये यूटरस है एंड यूटरस के अंदर थोड़ी सी मैं मोटी बना देती हूँ इधर। यूटरस के अंदर ये वाली जो परत है जिसे अपन क्या कहते हैं, सबसे अंदर वाली जो परत है जो सबसे अंदर वाली जो परत है, इस परत के अंदर है कौन, अभी ये संरचना बन चुकी है, ये इस तरह से एंडोमेट्रियम के अंदर ये संरचना इस तरह से बन चुकी है ना, ये ऐसे ऐसे बन चुकी है। एंडोमेट्रियम के अंदर ये संरचना बन चुकी है। तो अब क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम है वो किसकी है, मम्मी की है ना, बच्चे की थोड़ी है। एंडोमेट्रियम किसकी है, मम्मी की है। और इस एंडोमेट्रियम के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होगी, रक्त वाहिनियाँ होगी, है ना। तो यहाँ पर ये रक्त वाहिनियाँ हैं। ये रक्त वाहिनियाँ क्या होती है, फूल कर मोटी हो जाती है। रक्त वाहिनियाँ फूल कर मोटी हो जाती है। ठीक है। इसे मैटरनल साइनोसॉइड कहते हैं। तो रक्त वाहिनियाँ फूल कर मोटी हो जाती है। तो यहाँ पर जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो ऐसे, जैसे ये देखो, ये आएगी थोड़ी फूल कर मोटी हो जाएगी, ये फूल कर मोटी हो गई। ठीक है। और ये जो अपना ब्लड है वो किस में डाल देगी, इस कोरियोन के अंदर डाल देगी। अपना ब्लड जो है वो कोरियोन के अंदर डाल देगी। तो कोरियोन के अंदर डालने के लिए इसमें जगह तो होनी चाहिए ना, कहाँ डालेगी, जगह तो खाली नहीं है, सब कुछ भरा पड़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा इसकी केविटी बनानी पड़ेगी। यहाँ से इसकी केविटी बनने लग जाती है, खाली जगह होने लग जाती है, ये खाली होने लग जाता है पूरा। तो यहाँ पर जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है एंड जो बाहर की जो ये संरचना है, इसके अंदर
साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, है ना। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट की जो ये वाली जो जगह थी, ये क्या होने लग जाती है, खाली होने लग जाती है। और खाली होकर इसके अंदर जो मम्मी का जो ब्लड है वो भरने लग जाता है, ऐसे 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 ऐसे, ये भरने लग गया, ये भरने लग गया, ये भरने लग गया, ये भरने लग गया, ठीक है। तो इसमें ये ब्लड भरने लग गया। और अंदर की संरचनाएं तो हम बनाई नहीं अपन ने, ये हाइपोब्लास्ट, ये एपिब्लास्ट एंड ये इसके बीच का जो एम्बिलिकल कॉर्ड है वो बनेगा आगे इन दोनों में, ये एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो अब हुआ क्या, जो ब्लड वेसल्स थी थोड़ी फूल कर मोटी हो जाती है, यहाँ का जो ब्लड आता है वो किस में भर जाता है, इस वाली संरचना के अंदर। इस वाली संरचना का मतलब क्या है, जो सबसे बाहर सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है और अंदर की ओर कौन सा है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है, उसके बीच में इसका ब्लड भर जाता है। अब इस संरचना को हम नाम क्या देंगे। अब जो ये संरचना बनी है, मैंने पहले भी बताया था कि कोरियन से या साइटोट्रोफोब्लास्ट जो होती है, या यूँ कह सकते हैं ट्रोफोब्लास्ट, है ना। ट्रोफोब्लास्ट के बाद में साइटोट्रोफोब्लास्ट, इनसे आगे आगे डेवलप होकर कोरियन बनता है। तो कोरियन से ही क्या बनती है, प्लेसेंटा। तो अब ये क्या बन गया, प्लेसेंटा। क्या बन गया ये, प्लेसेंटा। किसका निर्माण हो गया, प्लेसेंटा का। और ये जो प्लेसेंटा होती है ना, अब इसी प्लेसेंटा के अंदर देखो ये ब्लड भरा है मम्मा का, इसी प्लेसेंटा से क्या होगा, जो बेबी होगा वो क्या करेगा, पोषण लेने का काम करेगा। ये क्या क्या लेता है यहाँ से, ये एम्बिलिकल कॉर्ड है, और यहाँ से क्या बनेगा, बेबी बनेगा। तो ये बेबी जो है यहाँ से ये पूरे प्लेसेंटा बन गया ना अब। तो ये प्लेसेंटा जो होता है, इससे अब ये क्या लेगा, पोषण लेगा, भोजन पदार्थ लेगा, प्लस ऑक्सीजन भी लेगा। बच्चा जो होता है कभी भी माता के गर्भ में सांस नहीं लेता है, ठीक है। कभी भी सांस कैसे लेगा, वो ले सकता है कि फ्लूइड तो चारों ओर भरा पड़ा है, तो वो उसके नाक में नहीं चला जाएगा, तो सांस तो ले नहीं सकता है। तो ये क्या करता है, ये मम्मा का जो ब्लड होता है, मम्मा जब सांस लेती है, माँ जब सांस लेती है तो ऑक्सीजन अंदर जाता है। वही ऑक्सीजन जो है, आपने 11th क्लास के अंदर अच्छी तरह से पढ़ रखा है कि शुद्ध रक्त हम किसे कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन भी होगी। तो यही ऑक्सीजन क्या करता है, ये प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा के थ्रू और एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कहाँ चला जाता है, बच्चे के पास चला जाता है। अभी बेबी बना नहीं है, ठीक है ना, अभी बेबी बना नहीं है। तो ये जो है ऑक्सीजन भी इसको देता है, ऑक्सीजन भी देता है, ये इसको पोषण भी, भोजन जो भी चाहिए, इसका न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी चाहिए वो भी देता है, प्लेसेंटा ही देता है। प्लेसेंटा देता ज़रूर है, बट इसको ले जाने का काम कौन करता है, एम्बिलिकल कॉर्ड, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, नाभि रज्जु, जो वो रस्सी जैसी संरचना होती है ना वो, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी देता है, पोषण भी देता है बच्चे को। बट बच्चा क्या करता है, बच्चा जो भी, अब देखो पोषण ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी इसके शरीर के अंदर, बनेगी। और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ में और उत्सर्जी पदार्थ। तो जो CO2 है, उत्सर्जी पदार्थ है, वो क्या करता है, बच्चा किस में डाल देता है, मम्मा के ब्लड के अंदर डाल देता है। और फिर मम्मा जो है वो उसे अपने शरीर से जैसे बाहर निकालते हैं नॉर्मली, वैसे ही वो उसको अपने शरीर से बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो देख रहे हो मम्मा ने कितनी अच्छी चीज़ें दी, और बच्चे ने क्या क्या गंदी गंदी चीज़ें उसमें डाल दी, ठीक है। अब देखो प्लेसेंटा जो होता है बन जरूर गया है। कब बना ये, 90वें दिन बना, 9th डे ही प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है, कोरियन बनना शुरू हो जाता है। हम यूँ कह सकते हैं कोरियन तो बन ही जाता है, 9th डे कोरियन बनना शुरू हो जाता है, एंड प्लेसेंटा का भी धीरे धीरे निर्माण शुरू हो जाता है। तो प्लेसेंटा बना है, ना कि पूरी तरह से विकसित हुआ है। प्लेसेंटा बना है, ना कि पूरी तरह से विकसित हुआ है। प्लेसेंटा का काम और भी बहुत सारा होता है। प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन निकालता है, अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है। तो प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन भी रिलीज करता है, ये काम तो आपने देख ही लिया, ऑक्सीजन पोषण देने का और गंदे पदार्थों को लेने का, तो ये तो आपने देख ही लिया। ये बहुत सारे हार्मोन्स भी रिलीज करता है। उसी के साथ में एक और हार्मोन है, 2 और हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन भी ये बनाता है, बट अभी इसका डेवलपमेंट हुआ नहीं है, अभी इसका विकास हुआ नहीं है। और विकास कब होगा, जब ये 2.5 से 3 महीने का बेबी हो जाएगा माता के गर्भ के अंदर, बाहर नहीं, माता के गर्भाशय के अंदर जब बच्चा जो है वो 2.5 से 3 महीने का, भ्रूण जो है 2.5 से 3 महीने का हो जाएगा, तब जाकर पूरी तरह से प्लेसेंटा विकसित होगा। तो 2.5 से 3 महीने तक
बच्चे के अंदर, या यूँ कह सकते हैं कि माता के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कौन बनाएगा? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के लिए चाहिए क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। पहले से कौन बना रही थी? कॉर्पस ल्यूटियम चाहिए। तो कॉर्पस ल्यूटियम तब तक बनी रहेगी, कब तक? 2.5 से 3 महीने तक, ठीक है ना, 2.5 से 3 महीने तक। ढाई से 3 महीने तक ये बनी रहेगी, दिखेगा ही नहीं यहाँ पर नीचे। तो ये 2.5 से 3 महीने तक, जब तक बच्चा 2.5 से 3 महीने तक का ना हो जाए, तब तक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन तो चाहिए। तो उस टाइम तक कौन देती है? कॉर्पस ल्यूटियम देती है। कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनाती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनाती है, तो उसको बनाए रखने के लिए कौन चाहिए? क्योंकि LH का स्तर तो गिर जाता है। आप पहले वाली चीज़ याद रखो, मैं यहाँ पर नहीं बना सकती क्योंकि वो आर्द्र चक्र हमने पढ़ लिया है। तो कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होने लग जाती है धीरे धीरे, क्योंकि LH का स्तर कम हो जाता है। तो LH कम हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगी, और कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो गई तो 2.5 से 3 महीने तक बच्चे को एस्ट्रोजन एंड, माता के शरीर में जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन चाहिए। क्यों चाहिए? एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन रखेगा? और एंडोमेट्रियम टूट गई तो ये शरीर में जो इतनी सारी क्रियाएं हो रही है वो सब शरीर से ब्लड के रूप में बाहर आ जाएगी। ये संरचनाएं जो बन रही है वो ब्लड के रूप में बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो फिर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कौन बनाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम ही बनाएगी। बट कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करेगा? HCG। एंड HCG जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था, साइटोट्रोफोब्लास्ट, या यूँ कह सकते हैं कोरियन जो होता है वो HCG रिलीज करता है। कब तक करेगा? 2.5 से 3 महीने तक, जब तक बच्चा हो नहीं जाता। फिर उसके बाद में जो प्लेसेंटा विकसित हो जाएगा तो फिर ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनाने लग जाएगा। तो ये चीज़ें समझ में आई है आपको, ठीक है। प्लेसेंटा कैसे बना आपको समझ में आया? जो कि कोरियन था, कोरियन के अंदर ही मम्मा का जो ब्लड है वो भर जाता है और ये प्लेसेंटा बना लेता है। अब ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, जो बच्चे का जो ब्लड होता है, बच्चे का जो ब्लड होता है वो और मम्मा का ब्लड कभी भी आपस में मिलते नहीं हैं, कभी भी एक नहीं होते हैं। मम्मा का और बच्चे का ब्लड कभी भी एक नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? देखो ब्लड यहाँ पर भरा हुआ है, लेकिन बीच में कौन सी परत है? ये वाली कौन सी परत है? साइटोट्रोफोब्लास्ट है। तो यहाँ पर बच्चे का ब्लड आता है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर बच्चे की ब्लड वेसल्स होती है। इसमें किसमें? ये क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड बनाएगा ना, ये नाभि रज्जु बनाएगा ना, तो इसमें बच्चे की क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। यहाँ पर मम्मा का ब्लड होता है। तो यहाँ पर विसरण की क्रिया द्वारा यहाँ से ऑक्सीजन फूड चला जाता है और यहीं से विसरण की क्रिया द्वारा जो गंदे पदार्थ होते हैं वो इसमें मिल जाते हैं। तो कभी भी ये ध्यान रखना कि इनका जो बच्चे का जो ब्लड है और माता का जो ब्लड है वो कभी भी एक नहीं होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं हो भी सकती है। 1-2 बार तो आपको वीडियो वापस देखना ही पड़ेगा। थोड़े नाम भी हार्ड है ना, थोड़ा पोर्शन थोड़ा सा आज का हार्ड था, मुझे पता है, ठीक है। अब कोई हार्ड नहीं, अब आगे जो पढ़ा रही हूँ ना वो बहुत ईजी चीज़ है, अब कुछ नहीं है इतना, ठीक है ना। बट यहाँ तक थोड़ा सा था, वो ख़त्म, हार्ड पार्ट ख़त्म, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कोरियन कैसे बना, योगसेक कैसे बना, एमनियन कैसे बना, ठीक है। 3 परतें हम बना चुके हैं। एलेंटोइस आगे बढ़ाएंगे। अभी क्लास ख़त्म हुई नहीं है, जाना नहीं है, ठीक है। क्लास ख़त्म हुई नहीं है, अभी तो हमें इनके हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। और फिर उसके बाद में प्लेसेंटा कैसे बना ये भी समझ में आ गया। प्लेसेंटा का काम क्या होता है ये भी समझ में आ गया। प्लेसेंटा के ये काम तो पढ़ लिए हैं। प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है जो केवल और केवल प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होते हैं। प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है जो केवल और केवल प्रेगनेंसी के टाइम ही रिलीज होते हैं। वो कौन कौन से हार्मोन हैं ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, कि प्लेसेंटा के द्वारा कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे जो माता होती है उससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज किए जा सकते हैं। तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर हो गया? चलो अब इसके हम हार्मोन्स के बारे में जान जाते हैं कि प्लेसेंटा जो होता है वो हार्मोन कौन कौन से रिलीज करता है एंड उन हार्मोन का काम क्या क्या है। ये जो प्लेसेंटा बना है ये जो प्लेसेंटा बना है वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेगा एंड कब। तो प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है। प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है बट ओनली कब? प्रेगनेंसी के टाइम पे। कौन से टाइम पे? प्रेगनेंसी के टाइम पे।
ठीक है। तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे हार्मोन रिलीज करेगा। सबसे पहला हार्मोन ये करता है HCG। प्लेसेंटा भी HCG रिलीज करता है। प्लेसेंटा भी क्या, क्योंकि बनाई किससे, कोरियन से, कोरियन साइटोट्रोफोब्लास्ट से, साइटोट्रोफोब्लास्ट ट्रोफोब्लास्ट से। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब 8वां दिन जब रोपण का होता है तब ये धीरे धीरे HCG रिलीज करने लग जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि, और आपको पता है ट्रोफोब्लास्ट से साइटोट्रोफोब्लास्ट बना है, साइटोट्रोफोब्लास्ट से ही आगे जाकर जो संरचनाएं बनी थी सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड जो ट्रोफोब्लास्ट था उसी से आगे जाकर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट बनी थी, और यही चीज़ें आगे जाकर प्लेसेंटा का निर्माण करती है। तो प्लेसेंटा भी क्या करेगा, HCG रिलीज करेगा। HCG का पूरा नाम क्या होता है बच्चों, ह्यूमन कोरियोनिक। देखो कोरियोनिक नाम क्यों है, पता चला, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो अब आपको पता चला ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। कोरियोनिक क्यों आया, कोरियन से बना है, कोरियन से बना ना प्लेसेंटा, तो कोरियोनिक नाम आ गया। अब समझ में आया, कल इसीलिए मैंने बताया नहीं था। तो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है, एंड ये हार्मोन क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को नष्ट होने से बचाएगा। कब तक, 2.5 से 3 महीने तक। क्यों, क्योंकि 2.5 से 3 महीने के बाद में तो प्लेसेंटा खुद ही क्या करने लग जाएगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करने लग जाएगा। तो 2.5 से 3 महीने तक तो बचा कर रखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो देखो अब एक चीज़ समझ में आई आपको, जो ये फिम्बरी वगैरह है, मैं सारा नहीं बना रही हूँ, यहाँ पर अंडाशय है, अंडाशय के अंदर कौन है, कॉर्पस ल्यूटियम है। अब एक चीज़ बताओ मुझे कि अगर 2.5 से 3 महीने से पहले अगर इस कॉर्पस ल्यूटियम को नष्ट कर दिया जाए या किसी फीमेल से इस अंडाशय को ही निकाल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कॉर्पस ल्यूटियम या अंडाशय को निकाल दिया जाए तो सगर्भता नहीं होगी, गर्भाशय जो है, गर्भाशय की भित्ति टूटने लग जाएगी और जो डेवलप हो रही थी संरचना वो ब्लड के थ्रू बाहर निकलने लग जाएगी, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करता है, HCG करता है। कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करता है, HCG मेंटेन करता है। कौन करता है, HCG करता है, ठीक है। मेरे हमेशा जगह की प्रॉब्लम ही रहती है। दूसरा हार्मोन क्या होता है, एक और हार्मोन होता है। देखो जब बच्चा विकसित हो रहा है तो उस समय बच्चे का विकास माता के गर्भाशय के अंदर हो रहा है, बट उस समय स्तनों का विकास होना भी बहुत ज़रूरी है। स्तन का विकास होना भी जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होगा तो सबसे पहले माता उसे क्या करेगी, दूध पिलाएगी, ठीक है। तो उसमें स्तन ग्रंथियों का और स्तनों का विकास होना भी जरूरी है, ठीक है। तो स्तनों के विकास होने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है, स्तनों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है, पहले आप कमेंट करो जब तक मैं पानी पी लेती हूँ। कौन सा, फटाफट बताओ। HPL किधर लिखूं, HPL कौन सा हार्मोन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। प्लेसेंटल क्यों, प्लेसेंटा से रिलीज हो रहा है, तो ये क्या काम करेगा, क्या काम करेगा, इधर लिख लेती हूँ। ये क्या काम करेगा, स्तनों का विकास करेगा, स्तनों का विकास करेगा। तो ये क्या काम करेगा, स्तनों का विकास करेगा। और भी हार्मोन रिलीज करता है, क्या, एस्ट्रोजन। बाद में जब ये 2.5 से 3 महीने का हो जाएगा, कौन, ये प्लेसेंटा है ना, 2.5 से 3 महीने के बाद में जब ये विकसित हो जाएगा तब और भी करेगा ना, तो प्रोजेस्ट्रोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, ठीक है। अब देखो जो अंडाशय होता है, देखो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे तो ये सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, बट जब बच्चे का बर्थ का टाइम आता है, जब बच्चे को शरीर से बाहर निकलना होता है, तब ओवेरी से, कहाँ से, अंडाशय से, ये तो सारे कहाँ से निकल रहे थे, प्लेसेंटा से, मैं अंडाशय की बात कर रही हूँ,
अंडाशय से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं रिलैक्सिन। क्या कहते हैं? रिलैक्सिन। कब? प्रेगनेंसी के एंडिंग टाइम पे, जब बच्चा 9 महीने का हो जाएगा और उस बच्चे को अब जाना है शरीर से बाहर, ठीक है। तो ओवेरी से, यहाँ से अंडाशय से एक हार्मोन निकलेगा जिसे हम कहेंगे रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या काम करता है? रिलैक्सिन से याद रखेंगे रिलैक्स करने का। किससे रिलैक्स करता है? देखो मैं अब ये बेटा दूं, अब ध्यान से समझना। इस यूटेरस को हम कितनी बार बना चुके हैं? बहुत बार। ये देख, ये अंडाशय है, यहां पर बेबी पल रहा है, ठीक है, ये बेबी है। इस बेबी को यहां से, आपको पता तो है ना बर्थ कैनाल किसे कहते हैं? जो बताओ मुझे, बर्थ कैनाल पढ़ के आए हो तो बताओ। ये क्या है? सर्विक्स है, ग्रीवा है, ये वेजाइना है, और यहाँ पर जो है ग्रीवा नाल होती है। तो ग्रीवा नाल और वेजाइना दोनों ही मिलकर किसका निर्माण करते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल, जन्म नाल। पढ़ चुके हैं हम पहले, तो इसे हम क्या कहेंगे? जन्म नाल कहेंगे, बर्थ कैनाल कहेंगे। तो यहाँ से बेबी को बाहर निकलना है, बट सर्विक्स तो बहुत छोटी सी होती है, एंड वेजाइनल जो यहाँ की जो कैविटी होती है वो भी बहुत छोटी होती है। तो इतनी सी छोटी सी जो कैविटी है उससे इतने बड़े बच्चे को बाहर निकलना है। बेबी का जो आकार होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा क्या बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और ये जो संरचनाएं हैं, ये जो सर्विक्स है एंड वेजाइना है, ये तो इसका आकार तो बहुत छोटा है। तो यहाँ से फिर बेबी बाहर कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर क्या होता है कि अंडाशय से एक रिलैक्सिन हार्मोन आता है और यहाँ पर ये आकर क्रिया करता है और क्या करता है कि सर्विक्स और वेजाइना, सर्विक्स एंड वेजाइना को थोड़ा सा ये क्या कर देता है? चौड़ा कर देता है। क्या कर देता है? चौड़ा कर देता है, ताकि बच्चा जो है वो शरीर से बाहर आराम से निकल सके। तो ये क्या करेगा? थोड़ा सा इसको चौड़ा कर देगा ताकि ये बच्चा जो है आराम से बाहर निकल सके। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम और कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह तो हमने पढ़ ही लिए हैं। इसके अलावा माता के शरीर के जितने भी हार्मोन होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, बहुत सारे हार्मोन होते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तो वैसे ही बनता ही रहता है। तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि थायरोक्सिन हार्मोन वगैरह हो गया, है ना। और भी क्या बताऊँ मैं अब आपको, जितने भी हार्मोन, ओवरऑल हार्मोन जो होते हैं, पीयूष ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं, वो सारे के सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं ताकि बच्चे का विकास आसानी से हो सके, ठीक है। बच्चे के विकास के, क्योंकि अब बच्चा तो इतना अच्छे से डेवलप हुआ नहीं है कि उनकी ग्रंथियां तो इतनी डेवलप हुई नहीं है कि वो अपने जो हार्मोन है वो रिलीज करने लग जाए। तो उसके हार्मोन तो नहीं होंगे, बट वो मम्मा से तो हार्मोन ले सकता है ना। मम्मा से हार्मोन लेकर वो क्या करेगा? अपनी ग्रोथ करवाएगा, अपने शरीर की आकृति को बढ़ाएगा, अपने शरीर की ग्रोथ करवाएगा, डेवलपमेंट करवाएगा। तो इसके दौरान, यानी प्रेगनेंसी के दौरान, मम्मी के शरीर के जितने भी हार्मोन होते हैं उनका स्तर भी बढ़ जाता है शरीर के अंदर, ठीक है। अब एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा, और हम यूँ कह सकते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा एंड कॉर्पस ल्यूटियम दोनों शरीर की अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथियां क्यों? क्या ये हमेशा बनी रहती है? प्लेसेंटा क्या मम्मा के शरीर में हमेशा होता है? हमेशा? या कॉर्पस ल्यूटियम क्या हमेशा बनी रहती है? नहीं, ये कुछ समय के लिए बनते हैं, उसके बाद में नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनको हार्मोन रिलीज करने होते हैं कुछ ही समय के लिए। प्रेगनेंसी क्या जीवन भर थोड़ी होती है, तो प्लेसेंटा क्यों बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम आपको पता है कब बनता है ना। तो ये हमेशा नहीं रहते हैं, तो ये अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा है? कुछ इसके हार्मोन्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। एनसीईआरटी के अंदर जिस तरह से टॉपिक दे रखा है उसी तरह से मैंने पढ़ाया है। हालांकि एनसीईआरटी के अंदर पहले वाले जो मैंने चीज़ें बताई है, जैसे कोरियन कैसे बना, योग से कैसे बना, एमनियन कैसे बना, है ना, वो सारी चीज़ें उनमें नहीं दे रखी है, बट
अच्छे नॉलेज के लिए, समझने के लिए। कोई बात नहीं, एक वीडियो बन गया इसका, एक क्लास हो गई तो क्या प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो इनको आप ज़रूर समझें, ठीक है। इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एचसीजी पूरा नाम क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। कोरियोनिक क्यों आया नाम पता चल गया ना, कोरियन से बना है। एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, ये स्तनों का विकास करता है। अच्छा, स्तनों का विकास और कौन कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन, एक और रह गया, प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन भी करते हैं, ये भी आते हैं, प्रोलैक्टिन वगैरह ये भी करते हैं, है ना। और इसके अलावा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन भी ये रिलीज करता है। एंड अंडाशय से भी एक हार्मोन रिलीज होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, अंडाशय से। कब, अंत में। अंत में कब, जब प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम आएगा, जब बेबी का बर्थ होने लगेगा, उस टाइम पे रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आज हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उन सभी को आप एक बार स्क्रीनशॉट में इसीलिए लेने के लिए देती हूँ आपको टाइम, कि आप स्क्रीनशॉट लो, उनको आप फिर वैसा अपनी कॉपी में, रफ कॉपी जो भी फेयर कॉपी हो उसमें बनाओ और उनको चीज़ों को समझो। फिर अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करो, कमेंट नहीं कर सकते तो मैसेज डाल दो। सर के जो भी नंबर दे रखे हैं यहाँ पर, एक्चुअली वो कोचिंग के ही नंबर है, तो जो भी देखता है, अगर मेरी विषय होगी, मेरी सब्जेक्ट का बायो का कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे बता दिया जाएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी, या मैं देखूंगी तो मैं ही उसी टाइम आंसर कर दूंगी, ठीक है। आई नो कि आज का थोड़ा सा टॉपिक जो था थोड़ा सा हार्ड था। हार्ड तो कुछ नहीं है, देखो समझने में तो अपन ने सारी चीज़ें आसानी से समझ लिए, बट कुछ नाम थे वो थोड़े से ऐसे ही थे। हिंदी में नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि हिंदी में नाम बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहिर्जनन स्तर, पता नहीं कुछ ऐसे नाम हैं, तो वो बच्चों को याद नहीं होते आसानी से, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, इसके आगे जो है हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपकी क्लासें हो और ये जल्दी से जल्दी ये लेसन हो जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए ये लेसन चलते हुए भी। आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो टॉपिक क्या था, अब ये सब चीज़ें पढ़कर अब मैं टॉपिक का नाम बताऊंगी, क्योंकि मैंने पहले टॉपिक का नाम नहीं बताया। अब मैं टॉपिक का नाम बताती हूँ कि आज, वैसे तो बुक में देख लोगे आप, आज का जो टॉपिक था वो हमारा था क्या, भ्रूण का विकास, ठीक है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा, भ्रूणीय परिवर्धन या भ्रूण का विकास, ठीक है। भ्रूणीय परिवर्धन ही तो हो रहा है, भ्रूण कब बन गया था, एम्ब्रियो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही बन गया था, फिर वो मोरुला अवस्था भी बन गई थी, है ना। मोरुला से फिर गैस्ट्रुला में आया, ब्लास्टुला अवस्था में, वहाँ पर गर्भाशय में आया, गुहा में आया, फिर ब्लास्टुला जो है अंतरोपित हो गया, फिर ये सब एंडोमेट्रियम के अंदर धीरे धीरे बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। तो ये सब हो क्या रहा है, भ्रूण का परिवर्धन ही तो हो रहा है ना। भ्रूण का परिवर्धन यानी भ्रूण का विकास हो रहा है। कैसे विकास हो रहा है, ये कोशिकाओं में विभाजन करता जा रहा है और नई नई संरचनाएं बनाता जा रहा है। और आज हमने कितनी सारी संरचनाएं पढ़ी, हमने 3 तो परतें पढ़ ली है। बच्चे के चारों ओर जो 3 परतें होती हैं, कौन कौन सी, योगसेक, एमनियोन, कोरियोन, ये 3 परतें पढ़ ली है। प्लेसेंटा कैसे बनता है ये चीज़ हमने पढ़ ली है। एम्बिलिकल कॉर्ड किससे बनती है ये हमने पढ़ लिया है। और हमने क्या पढ़ लिया है कि जो प्लेसेंटा होते हैं, प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, कब निकलते हैं, उनका काम क्या होता है। और एक अंडाशय से भी हार्मोन निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है प्रेगनेंसी के अंत में, रिलैक्सिन का काम क्या है, यहाँ की सर्विक्स और जो वेजाइना होती है उसके आकार को थोड़ा चौड़ा कर देता है, ताकि बच्चा जो है वो आसानी से शरीर से बाहर निकाल दिया जाए या बाहर निकल जाए, क्योंकि आकार इसका बड़ा होता है, इनका क्या होता है, आकार छोटा होता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, अगर हो तो आप कमेंट करें, ठीक है। अगर क्लासें पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट तो अच्छे करने ही है, बुरे कमेंट तो मुझे चाहिए नहीं। बुरे का मतलब ये फालतू के कमेंट कि क्या कर रहे हो, मैंने बहुत बार आपको बोल दिया है, फिर भी आप लोग नहीं समझते हो। और है कुछ नहीं, 4-5 बच्चे ही हैं जो ये फालतू के कमेंट करते हैं, बाकी सभी बच्चे पढ़ाई करने के लिए ही आते हैं। मैंने देखा है ये चीज़ भी कि फालतू बच्चे, दूसरे बच्चे जो हैं वो कभी कमेंट नहीं करते हैं। काम होगा या फिर उनको कुछ पूछना होगा या आंसर करना होगा तब वो कमेंट करेंगे, है ना, तभी वो, और अच्छी बात है कि तभी वो कमेंट करते हैं। और मुझे पढ़ने वाले बच्चों से भी एक रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो वो चैटिंग जो उस टाइम चलती है उसको आप बंद कर दो, आपको देखनी नहीं है उसको, सिर्फ वीडियो को ऑन रखो और वीडियो को देखते रहो ध्यान से। तो ध्यान से देखोगे ना तो एक बार में ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, और बिना ध्यान के देखोगे तो 10 बार भी अगर ये चीज़ें मैं समझाऊंगी तो 10 बार भी आपको समझ में नहीं आने वाली। आपका ध्यान तो रहता है बातों में,
फिर आप कहते हो कि हमें एक बार वापस समझाओ, एक बार ये चीज़ समझाओ, तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता उस बात का, ठीक है ना। तो आप क्या करो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो चैटिंग को बंद ही कर दो, और हो सकेगा तो जो बच्चे अब ज़्यादा फालतू के कमेंट करेंगे, है ना, जो बिना वजह के कमेंट करेंगे, उनको ब्लॉक करवा दिया जाएगा कोचिंग से। उनको मैं टेक्निकल टीम को बोलूँगी कि उनको वो ब्लॉक कर दें, क्योंकि ऐसे बच्चे चाहिए ही नहीं जो दूसरे बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हिंदी मीडियम की क्लासेस चल रही है आपकी, है ना, ये हिंदी मीडियम ही है। इंग्लिश मीडियम में तो बहुत सारी क्लासें मिल जाती है, हिंदी मीडियम में बहुत कम क्लासें मिल रही है, तो उसका फ़ायदा उठाइए, है ना। आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये तो मैं हर रोज़ बोलती हूँ, वापस बोल रही हूँ, तो ये काम आप कर भी लीजिए, ठीक है। थैंक यू।